अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज की जो प्ले है, जो नावल है, वो है एवरी मैन। बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस नावल है। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी नावल पढ़े हैं उन तमाम नावल्स में सबसे अच्छा और बेस्ट नावल जो मुझे लगा है वो यही है, एवरीमैन। और ये 16th सेंचुरी का एक लिखा हुआ नावल है। इसके राइटर के बारे में कोई पता नहीं है। इसके राइटर के बारे में जो है ना, बिल्कुल नहीं पता। और राइटर इसका है ही नहीं बेसिकली। तो लिखा तो गया था, लेकिन इसके राइटर के बारे में पता ही नहीं, उसके नाम का हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि 16th सेंचुरी का एक नावल था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये उसकी इंस्पिरेशन है, उसकी इंस्पिरेशन ली गई है। और वो एक रिलीजियस लेसन था जिसमें रिलीजियस के बारे में बताया जाता है, रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, रिलीजन के बारे में लोगों को जो है गॉड के करीब लेके आया जाता है। तो और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक ये डच मोरालिटी प्ले है, उससे इंस्पायर्ड है। उससे इंस्पिरेशन इसके बारे में ली गई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये खुद एक डच मोरालिटी प्ले है, और जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एवरीवन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फेमस नावल है। और अगर हम देखें तो जिस टाइम में लिखा गया था 16th सेंचुरी में, तो वो मिडिवल एज का पीरियड था। और मिडिवल एज में रिलीजन के बारे में लिखना, रिलीजन के बारे में प्रेजेंट करना थिएटर में, तो ये बड़ी एक आम सी बात थी। तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा ये एक कोई ख़ास बात नहीं है कि एवरीवन एक रिलीजियस प्ले लिखा गया था उस टाइम, क्योंकि मिडिवल एज में रिलीजन के बारे में ही मोस्टली लिखा जा रहा था। और अगर हम देखें तो ये 15th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस प्ले था जिसका नाम था एल्करिज। उसकी इंस्पिरेशन है कि उससे भी ये इंस्पिरेशन ली गई है। तो इसमें ये थोड़ा सा तजाद है और तीन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एक तो यही है कि एल्करिज की इंस्पिरेशन है, 15th सेंचुरी का नावल है। उसके अलावा एक 16th सेंचुरी का नावल है जो कि मैंने पहले बताया है कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसकी इंस्पिरेशन है, या डच मोरालिटी प्लेस की इंस्पिरेशन के बारे में बताया जाता है। इसका जो फुल टाइटल है वो एवरीवन नहीं है। एवरीवन तो इसको वैसे ही कहा जाता है। इसका जो फुल टाइटल है वो है द समवंग ऑफ एवरीवन। द समवंग ऑफ एवरीवन, ये इसका फुल टाइटल है। तो शुरू करते हैं। जो इसका स्टार्ट होता है स्टेज से, एक स्टेज पर एक मैसेंजर आता है और वो एक पैगाम देता है। वो ऑडियंस को बताता है कि भाई जो है ना, गॉड बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गॉड बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत सैड हो चुका है कि एवरी मैन जो है, ये तमाम जो लोग जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग जो है, ये अपने एक लस्टफुल ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे भूल चुके हैं, मुझे कोई याद नहीं करता। ये अपनी डेथ को भी भूल चुके हैं। इसके अलावा जो है वो अपनी मटीरियलिस्टिक थिंकों में लगे हुए हैं, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने में, पैसा स्टोर करने में, या इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। लेकिन जो है मौत और गॉड के बारे में इनको कोई इल्म नहीं है और उसको भूल चुके हैं। तो फिर उसके बाद जो है गॉड वहाँ पे आता है। गॉड को जब स्टेज पे आता है तो हमें दिखता है कि गॉड बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, और बहुत ज़्यादा सैड है, और बहुत ज़्यादा दुखी है, और गुस्से में भी है कि ये लोग जो है, एवरी मन जो है, वो ये लोग असलों ही भूल चुके हैं डेथ को, और मुकम्मल तौर पे ही मुझे भी भुला दिया है। सिर्फ ये इस तरह की मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जैसे कि इन्होंने सिर्फ यहीं पे रहना है और मेरी तरफ आना ही नहीं है। तो उसके बाद गॉड डेथ से कहता है, डेथ को भेजता है कि तुम एवरीवन के पास जाओ और उसको यहाँ पे लेके आओ, ताकि जो है उसकी एक जो रेकनिंग बुक है, गॉड की रेकनिंग बुक जो है, जिसको नामा अमाल कहा जाता है, वो बुक जो है वो बताएगी कि एवरीवन को हेल में भेजना है या इसको हेवन में भेजना है। तो एवरीवन के पास डेथ जाती है, डेथ जो है वहाँ से गॉड के पास जाती है एवरीमन की तरफ। एवरीमन जो है ये सिंबल है ह्यूमन बीइंग की, तमाम इंसानों की। ये तमाम इंसान, जितने भी इंसान हैं, उन तमाम इंसानों की सिंबल है एवरीमन। तो डेथ एवरीमन के पास जाती है और उससे कहती है कि भाई चलो, तुम्हें गॉड ने याद किया है और तुम्हारी मरने का टाइम आ चुका है, तुम चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। एवरीमन कहता है कि नहीं भाई, मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूँ, मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जाऊंगा। डेथ कहती है कि नहीं भाई, मुझे तो हुक्म है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है कि मुझे हुक्म मिला हो गॉड का और मैं तुम्हें लेके ना जाऊं? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए।
लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है कि, और वो शर्त ये है कि तुम अपने साथ किसी एक इंसान को, अपने किसी दोस्त को, किसी करीबी को, किसी अजीज़ को अपने साथ ले जा सकते हो। सिर्फ ये ऑप्शन तुम्हारे पास है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेके तो मैं तुम्हें जाऊंगी। अब एवरीवन जब ये पता चलता है कि भाई मरना तो पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो फिर वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है, फेलोशिप के पास जाता है। उसका एक दोस्त है फेलोशिप, उसके पास जाता है। फेलोशिप सिंबल है ये दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स की, दोस्त अहबाब की। तो फेलोशिप के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मेरी मदद करो। फेलोशिप फ़ौरन से तैयार हो जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं तुम्हारी मदद करने की तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तो वो उसको बताता है कि डेथ आई हुई है मुझे मारने के लिए, और तुम्हें अब मेरे साथ चलना है और मेरे साथ मरना है, और डेथ के साथ मिलके मेरे साथ तुम जाओगे। तो फेलोशिप ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं भाई, किसी को मारना है, किसी को पीटना है, कोई चीज़ चुरानी है, कुछ जो भी इस तरह का काम करना है वो बताओ। मरने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकता। और उसके बाद फेलोशिप वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एवरीवन बड़ा परेशान होता है कि यार ये किस तरह का सीन बना, मेरा दोस्त था बहुत अच्छा और इसने इनकार कर दिया। उसके बाद एवरीवन जाता है काइंडरेड एंड कज़न्स के पास। तो ये काइंडेड और कज़न जो हैं ये रिलेटिव्स की सिंबल है फ्रेंड्स। जो तमाम हमारे रिलेटिव्स होते हैं उन रिलेटिव्स की सिंबल है। उसके पास जाता है, काइंडेड और कज़न के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई डेथ आई है मुझे लेने के लिए, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए हेल्प करो और मेरे साथ चलो ताकि मुझे कंपनी मिल जाए, मैं अकेला वहाँ पे नहीं जा सकता। तो काइंडेड कहता है कि नहीं भाई, हम तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में और तुम्हारे बुरे हालात में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बताओ, हम तुम्हें तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और उसके बाद फिर काइंडेड और कज़न जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर जो है उसके बाद उसकी एक बहुत ही जो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो एक आती है गुड्स। गुड्स के पास जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है एवरीवन। और गुड्स जो यहाँ पे सिंबल है वो है मटीरियल थिंग्स की, बिलोंगिंग्स की, यानी कि वो चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। जिस तरह हम अगर एग्जांपल लेते हैं गाड़ियों की, बंगलों की, पैसे की, दौलत की, गोल्ड की, सिल्वर की, जो हम यहाँ पे दुनिया में इकट्ठा करते हैं, उन तमाम चीज़ों की सिंबल है गुड्स। तो ये एवरीवन बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है और बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता है गुड्स से। तो इसके पास जाता है गुड्स से और कहता है कि भाई मेरे साथ चलो, और डेथ मुझे लेने आई है, तुम मेरे साथ चलो गॉड के पास। तो गुड्स से इस इनकार करते, वो कहती है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ, मेरा साथ तुम्हारे साथ सिर्फ इस दुनिया तक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकती जहाँ तुम जाने वाले हो। और वो गुड्स भी यहाँ से चली जाती है। एवरीवन बड़ा दुखी होता है कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो गुड्स से करता था, लेकिन गुड्स ने मेरा साथ नहीं दिया। तो उसके बाद एवरीवन जाता है गुड डीड्स के पास। गुड डीड्स भी इसका एक फ्रेंड है, गुड डीड्स के पास जाता है। गुड डीड्स दोस्तों यहाँ सिंबल है अच्छे अमाल की, नेक अमाल की और अच्छे अखलाक की, नेकियों की एक सिंबल है हम कह सकते हैं। तो उसके पास, वो गुड डीड्स के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो गुड डीड्स फ़ौरन से तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मसला यह है गुड डीड्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो तो खड़ी भी नहीं हो सकती। अब जब खड़ी नहीं हो सकती तो वो इसके साथ जाएगी कैसे। लेकिन वो क्या करती है कि गुड डीड्स की एक सिस्टर है, उसकी एक बहन है जिसका नाम है नॉलेज। वो एवरीवन को नॉलेज के पास भेजती है और कहती है कि तुम नॉलेज के पास जाओ और नॉलेज कुछ ना कोई जो है सोल्यूशन निकालेगी तुम्हारा। उसके बाद जो एवरीवन है वो नॉलेज के पास जाता है। अब नॉलेज क्या करती है, नॉलेज जो है एवरीवन को कन्फेशन के पास लेके जाती है। कन्फेशन यहाँ पे दोस्तों सिंबल है फॉरगिवनेस का, पछतावे का, और अपने जो है गुनाहों की माफ़ी मांगने का, माफ़ी का एक सिंबल है। तो कन्फेशन के पास नॉलेज लेके जाती है। कन्फेशन जो है एवरीवन से माफ़िया मंगवाता है और इससे गॉड के सामने नदामत के आंसू बहाता है। उसके अलावा जो है ये इस तरह जो है कन्फेस करता है अपने गुनाहों को कि फिर इसकी गुनाहों की जब माफ़ी मांगता है और उस माफ़ी की वजह से गुड डीड्स की जो हेल्थ है वो ठीक होने लगती है, गुड डीड्स जो है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो खड़ी होने लग जाती है और इसके साथ जाने को तैयार है। तो उसके बाद जब ये गुड डीड से ठीक हो जाती है और ये कन्फेशन भी कर लेता है, तो नॉलेज क्या करती है, नॉलेज जो है अब इसको डेथ के साथ भेजने के लिए तैयार करती है और इसको एक गारमेंट्स ऑफ सॉरो का लिबास पहनाती है, ताकि जो है गॉड के सामने जाके इसको ये पता चले कि गॉड को ये पता चल जाए कि भाई इसने जो है गारमेंट्स ऑफ सॉरो पहनी हुई है। तो उसकी वजह से फिर इसकी माफ़ी हो जाएगी और ये हेल की बजाय हेवन में चला जाएगा। तो अब ये सफ़र के पिलग्रिम्स के लिए, सफ़र के लिए, डेथ के साथ जाने के लिए सब तैयार हैं और ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं।
वहाँ पे नॉलेज जो है एवरीवन के दूसरे दोस्तों को भी बुला लेती है, जो कि एक ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, 5 विट्स है, डिस्क्रिशन है। तो इनको भी वहाँ पे बुला लेती है और एक साथ इकट्ठा कर देती है। उसके बाद जो है 5 विट्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच करता है, तकरीर करता है प्रीस्ट के बारे में कि भाई प्रीस्ट जो है ये तो बहुत अच्छे होते हैं, प्रीस्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, प्रीस्ट के बिना तो ज़िंदगी जी नहीं जा सकती और इनके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉलेज क्या कहती है कि नहीं भाई, जो है प्रीस्ट, तमाम प्रीस्ट जो हैं वो अच्छे नहीं होते, कुछ प्रीस्ट बहुत बुरे होते हैं, कुछ प्रीस्ट अच्छे भी होते हैं। तो इनके दरमियान काफ़ी जो है बहस होती है, कन्फ्लेम होती है। उसके बाद जो है नॉलेज एवरीवन से कहती है कि भाई ठीक है, अब तुम डेथ के साथ जाओ और गुड डीड्स तुम्हारे साथ जाएगी। तो अब तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जा सकते हो और वो दोस्त मतलब ब्यूटी, स्ट्रेंथ, 5 विट्स, डिस्क्रिशन वगैरह को अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपने दोस्तों से कहता है ब्यूटी से, स्ट्रेंथ से, 5 विट्स से कि मेरे साथ चलो, तो ये तमाम लोग जो है ये मना कर देते हैं कि भाई नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम कैसे तुम्हारे साथ जा सकते हैं, हम तो सिर्फ इस दुनिया में तुम्हारे साथ रहेंगे और जो है आगे हम नहीं जा सकते। और जिस तरह ये सिंबल होती है कि इंसान खूबसूरत होता है या ताकतवर होता है तो उसको बड़ा मान होता है खुद पर, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डेथ के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाना होता है। तो उस तो फिर जो है इनका सफ़र शुरू होता है, ये लोग आगे की तरफ डेथ के साथ चले जाते हैं। नॉलेज जो है इसके मरने तक इसके साथ रहती है। अब जब स्टेज से ये तमाम लोग चले जाते हैं तो नॉलेज को आवाज़ें सुनाई देती हैं गॉड्स की तरफ से कि भाई जो है एवरी वन को हेवन में डाल दिया जाए हेल की बजाय, क्योंकि इसने जो है गारमेंट्स ऑफ सॉरो पहनी हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना इसको हेल की बजाय हेवन में डाल दिया जाए। और इसका जो रकनिंग बुक जो है वो इसको इस बात के लिए प्रूव कर देती है कि भाई ये बंदा जो है हेल में नहीं जाएगा बल्कि ये तो हेवन में जाएगा। तो इस तरह से ये जो नावल है ये ख़त्म होती है। और उसके बाद एंडिंग में लास्ट पॉइंट में एक अपीयर होता है एक डॉक्टर स्टेज पे आता है और वो बताता है कि भाई ये दुनिया फ़ानी है, इस हर इंसान ने मर जाना है और किसी को भी अपने डेथ के बारे में कोई इल्म नहीं है कि ये डेथ कब और किस वक्त आ जाए। तब इसीलिए तमाम इंसानों को, हर इंसान को जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अपने गॉड के साथ, अपने खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ बना के रखना चाहिए और इन तमाम जो वर्ल्डली जो चीज़ें हैं इनसे ताल्लुक़ नहीं लगा के रखना चाहिए। और यहाँ पे इस प्ले के दौरान जो दिखाया गया है वो यही है कि ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इनसे लगाव जो है ना ये बेहतर नहीं, ये तमाम चीज़ें यहीं पे रह जानी होती हैं। जो आगे इंसान के साथ जाती है वो सिर्फ गुड डीड्स हैं। और हमने देखा भी कि जो इंसान के इसके जो तमाम जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे या बिलोंगिंग जो थी, वो तमाम जो चीज़ें जो थी ना वो सिर्फ इसके वक्तन फ़वक्तन इसको छोड़ती गई थी। और उसके अलावा जो इसके साथ गए थे, इसके साथ जो गया था, इसके इसके साथ जो क्या था वो सिर्फ एक नॉलेज था और उसके अलावा जो मरने तक इसके साथ नॉलेज था और एंड तक